Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के वीडियो में हम अपने प्लांट हार्मोन को यहाँ खत्म करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन इन जो प्लांट चल रहा था हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, वो यहाँ पे फाइनली फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार देख लेते हैं जरा सा। हम लोग प्लांट हार्मोन पढ़ रहे थे, हम लोग फाइटो हार्मोन्स पढ़ रहे थे ना, याद करो आप। और फाइटो हार्मोन्स में हम लोगों ने ऑक्सीन देख लिया था, हम लोगों ने जिबरलिन देख लिया था, और हम लोगों ने साइटोकाइनिन्स भी देख लिया था। क्लियर है ना। तो अब हमें जो बचा, दो हार्मोन्स बच रखे हैं ना, तो इसे आज खत्म करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा इथाइलिन। क्लियर है ना। और इसके बाद एक दूसरा जो है वो है एब्सिसिक एसिड। क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इथाइलिन पढ़ेंगे। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे देखो हेडिंग डालना इथाइलिन। तो आज का जो टॉपिक हो गया हमारा, क्या हो गया, तो इथाइलिन। अब देखो ध्यान से समझोगे। मैं इसे अभी थोड़ी देर में शुरू करता हूँ, उससे पहले कुछ मैं बता देता हूँ आपको। मैंने लाइफ प्रोसेस का एमसीक्यू ऑलरेडी करवा दिया है। क्लियर है ना। अगर आप लोगों ने देख लिया तो फिर ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके देखोगे। क्लियर है ना। और साथ ही साथ मैंने उस एमसीक्यू का पीडीएफ विथ आंसर एंड विदाउट आंसर, क्लियर है ना, मैंने दोनों ही अपलोड कर रखा है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है ना। बहुत ही कम बच्चों ने शायद टेलीग्राम ज्वाइन किया है, इसलिए मैं बस एज ए नोटिस ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अभी भी इन फ्यूचर भी अगर मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ वहां पे, या कोई भी अपडेट्स होते हैं, तो मैं वहीं पे पोस्ट करता हूँ डायरेक्टली। ठीक है ना। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। दैट मीन्स अगर आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। आप ही के लिए ये आ रहा समझ में। चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक हो गया, क्या हो गया, तो इथाइलिन। अब देखो इसके बारे में सबसे पहले एक बात सुनो। इथाइलिन एकमात्र एक गैसियस हार्मोन है। क्लियर है ना। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। अब तुम्हें लग रहा होगा गैसियस हार्मोन, भाई अजीब सा लग रहा होगा ना। क्लियर है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे ये एक गैसियस हार्मोन है। इवन पता है ह्यूमन में भी एक गैसियस हार्मोन आता है, वो तुम रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे कभी बाद में। ठीक है, अभी तो नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो उसे बाद में पढ़ लेना, मैं ही पढ़ाऊंगा यहीं पे जब रिप्रोडक्शन बताऊंगा। तो यहाँ याद रखना ये कि इथाइलिन एक क्या है, तो प्लांट का एक गैसियस हार्मोन है। ठीक है, करता क्या है समझना। और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, इथाइलिन जो प्रोड्यूस होता है ना, वो ऑलमोस्ट जितने भी फ्लेशी फ्रूट्स हैं, फ्लेशी फ्रूट समझ रहे हो, या सिंपली फ्रूट ही समझो, फ्रूट तो फ्लेशी होते हैं बेसिकली। तो जितने भी फ्लेशी फ्रूट होता है ना, खास करके उनमें ये बनता है ड्यूरिंग इट्स राइपनिंग, या यूं कहो कि थाइलिन की वजह से उसकी राइपनिंग होती है। आ रहा समझ में। ये याद रखोगे आप। तो यानी चलो इसमें लिख लोगे सबसे पहला पॉइंट, इसी को पॉइंट बना के लिख लोगे। इट इज ए गैसियस फाइटो हार्मोन, लिख दूं फाइटो हार्मोन produced by almost every fleshy fruits, नहीं, during its ripening। कब, तो जब वो पक रहा होता है ना, यानी जब वो, समझते हो ना, एक फल होता है कच्चा फल, एक पका हुआ फल है ना, सो दैट इज राइपनिंग। उस प्रोसेस को राइपनिंग बोलेंगे। तो ये राइपनिंग के टाइम में रिलीज होता है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और लिख लोगे, और इसे याद भी रखना। देखो क्या है ये, कि हाई कंसंट्रेशन अगर होगा ऑक्सीन का, ध्यान से सुनना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन can also induce the production of क्या, तो इथाइलिन in certain parts of plants। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, कि अगर किसी पार्ट्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कभी बढ़ गया, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से बढ़ गया,
जितना होना चाहिए उससे बड़ा, तो फिर ये इंड्यूस कर देगा किसको, तो प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन को। आप याद करो, यहीं पे याद करो, देखो समझना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। शुरू के जो 3 हार्मोन्स हमने पढ़ा था, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन, है ना, ये तीनों क्या थे, प्रोमोटर्स थे। ये तीनों ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, क्लियर है ना। लेकिन यही हमने देखा था 4, 5, यानी क्या था, एक तो तुम्हारा इथाइलिन था, ठीक है ना, और एक एब्सिसिक एसिड था, और ये दोनों याद करो क्या था, इनहिबिटर था। याद आया। तो देखो ना, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया एक लिमिटेड वैल्यू से, तो इट इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन, ये इथाइलिन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, और समझ में, यानी उसको सक्सीड करवाता है। और जब इथाइलिन का प्रोडक्शन होगा तो वो ग्रोथ को चेक करेगा ना, और समझ में, यानी ग्रोथ को रोकेगा, क्योंकि ये देख लो इनहिबिटर है, और समझ में। देखो ऐसे ना सारे प्लांट हार्मोन को ना हम पीजीआर भी बोल सकते हैं। पीजीआर अगर कहीं लिखा हुआ हो ना तो समझोगे आप, पीजीआर स्टैंड्स फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। आ रहा समझ में। तो रेगुलेटर मतलब क्या, या तो बढ़ाने वाला नहीं तो कम करने वाला, तो बढ़ा और कम करके ही ना रेगुलेट किया जाएगा। आ रहा समझ में। तो पीजीआर अगर कहीं लिखा हुआ, सो दैट मींस सिंपली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑल हार्मोन्स आर पीजीआर, क्लियर है ना। वो क्या कर रहा है, प्लांट के ग्रोथ को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहा है, या तो बढ़ा के नहीं तो घटा के। ज्यादा बढ़ना भी बेकार है, ज्यादा घटना भी बेकार है, तो वो किस तरह से बैलेंस में है। एनिमल में भी इनफैक्ट पता है ऐसे ही चलता है, एनिमल में भी पढ़ेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, या यूं कहो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। देखो इथाइलिन का जो फंक्शन है, इथाइलिन का जो फंक्शन है ना, वो जो ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन थे इसके एंटागोनिस्टिक होंगे, यानी इसका अपोजिट होगा ग्रोथ के मामले में, ठीक है ना। ग्रोथ के मामले में ये क्या करेगा, तो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। वो सब क्या कर रहा था, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था। समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। चलो यहीं पे समझोगे, यहाँ देखो एक पॉइंट और लिखोगे, ये क्लियर हो गया ना। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बेसिकली, वो समझना जरूरी है। हम लोग इनहिबिटर पढ़ रहे हैं, ग्रोथ को अब रोकेंगे, क्योंकि ज्यादा भी ग्रोथ करवाना सही नहीं है। इसको देखो एक पॉइंट और लिख लोगे कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय H.S. कजिन, ये नाम है, याद रख लेना इसे, ठीक है ना। चलो अब देखो हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हार्मोन्स में, यानी फाइटो हार्मोन्स में, वो क्या होता है हमारा, तो फंक्शन होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं क्या, तो फंक्शन। किसके फंक्शंस देख रहे हैं, तो इथाइलिन के फंक्शंस देख रहे हैं। आ रहा समझ में। तो देखना यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे आप, ऐसे लिख लो, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, क्लियर है ना। ये फ्रूट्स को पकने में मदद करेगा। देखो आपने सुना होगा कि मार्केट में क्या, इवन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल भी, क्लियर है ना। यहाँ पे आप समझ सकते हो नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों ही तरीके से। एक तो देखो नेचुरली समझ लो, और साथ ही साथ आर्टिफिशियली भी। अब कैसे भाई, नेचुरली आर्टिफिशियली कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को समझना जरूरी है। समझो देखो नेचुरली क्या है, प्लांट में एक सर्टेन एज के बाद जिस समय वो ग्रोथ होगा फ्रूट का, क्लियर है ना, तो उस समय ऑटोमेटिकली यहाँ पे इथाइलिन का फॉर्मेशन होगा उस पार्ट्स में, क्लियर है ना, और फिर उस फ्रूट का क्या होगा, राइपनिंग होगा, क्लियर हुआ। आर्टिफिशियली समझना जरा सा, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे आम का सीजन आता है, तो सीजन आने के पहले भी कुछ कुछ आम बिकने लग जाते हैं ना मार्केट में, लेकिन हमें बोला जाता है कि ये आम ना पेड़ में नहीं पका है, ये आम को जबरदस्ती पकाया गया है। आप लोगों ने कुछ शब्द सुना होगा, शायद कार्वेट यूज किया गया है इसको पकाने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसे ही सब सुने हो गया ना। तो वो सब बेसिकली ना कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ध्यान से समझना, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि जो एक तरह से समझ लो कच्चा आम है, क्लियर है ना, उसमें वो उसको स्प्रे कर दिया गया या फिर उसमें लगा दिया गया, ठीक है। अब उसकी वजह से उस फ्रूट में देयर विल सर्टेन केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। आ रहा समझ में।
उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस मतलब होंगे और उसकी वजह से फिर इथाइलिन का फॉर्मेशन होगा, यानी इट विल इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन। क्लियर है ना? और फाइनली क्या होगा? फाइनली इट विल रिजल्ट इनटू राइपनिंग ऑफ दैट मैंगो और वट एवर द फ्रूट इज। क्लियर है ना? वहां पे जो भी फ्रूट है उसकी राइपनिंग करवाएगा। तो नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों ही तरीके से ये इथाइलिन क्या कर रहा है? तो राइपनिंग करवा रहा है, दोनों ही तरीके से। क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ गया। दूसरा पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, समझना। दूसरा पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूं, नहीं चलो नीचे चलेगा, एक पॉइंट और लिखता हूं मैं। इसे पूरा ही लिख लो इस तरीके से, इट कॉजेज सेनेसेंस। इट कॉजेज सेनेसेंस। देखो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे क्या हो रहा था? सेनेसेंस को रोक रहा था, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? तो कॉज कर रहा है। इट कॉजेज सेनेसेंस। सेनेसेंस तो समझते हो ना कि भूल गए? सेनेसेंस अगर भूल गए तो याद रखना, सेनेसेंस का मतलब एजिंग मैंने बताया था, है ना, यानी जल्दी से बुढ़ापा आना। तो ये उसको करवाएगा। देखो कैसे, समझना। इट कॉजेज येलोइंग ऑफ लीव्स। देखो ध्यान से समझना, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या हो रहा था? सेनेसेंस को रोकने वाला जो था तो वो क्या कर रहा था कि क्लोरोफिल को ज्यादा समय के लिए रिटेन करके रखे रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो लीफ ज्यादा समय के लिए येलो था। और ये क्या करवा रहा ना कि लीफ को, सॉरी येलो नहीं, ग्रीन था। क्लियर है ना? ज्यादा समय के लिए क्लोरोफिल रखेगा तो ग्रीन होगा, ये करवाएगा येलो। ये क्या करवा रहा है? तो इट कॉजेज येलोइंग ऑफ लीव्स। लीव्स को येलो करवा रहा है। दैट मीन्स, समझ रहे हो, उसमें से क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन एक तरीके से हो रहा है, ज्यादा समय के लिए उसका उसका रिटेंशन पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ना? तो समझो यहाँ पे। तो और साथ ही साथ ना उस लीफ को डाउनवर्ड बेंडिंग भी करवाएगा, नीचे की ओर बेंडिंग करवाएगा। लेकिन यहीं पे याद रखना, ये बेंडिंग जरूर करवाता है लेकिन वहां से टूटेगा नहीं। अभी टूटेगा कब? तो जब फॉर्मेशन होगा एबीए का, यानी जो लास्ट हार्मोन है ना हमारा, एफसीसिक एसिड। जब एफसीसिक एसिड बनेगा तो वो जो लीफ है ना, जो पीला होके ऐसे लटक चुका है, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जो थोड़ा बहुत डाउनवर्ड हो चुका है वो फाइनली क्या होगा? वहां से ब्रेक हो जाएगा और टूट जाएगा। याद करो, आपने प्लांट हार्मोन अगर पढ़ा होगा 9th में तो आपको याद आ रहा होगा कॉलेनकाइमा। याद करो, तो कॉलेनकाइमा याद करो। लीफ के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, स्टीम में भी हर जगह होते हैं लगभग। तो लीफ के बेस पे जो प्रेजेंट होता है वो लीफ को क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तभी तो देखते हो इतने जोर से हवा भी चलती है ना तो लीफ टूटता नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना कॉलेनकाइमा, तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा 9th का टिश्यू का, आप देख लेना उसे, ठीक है? कोई नहीं, अभी मैंने वो अपलोड भी नहीं करा है। तो ये देखो ध्यान से, तो कॉलेनकाइमा बेसिकली ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। और इसी की वजह से वो जो लीफ या फ्रूट या जो भी पार्ट्स होते हैं जहां पे ये प्रेजेंट है वो टूटता नहीं है, बस डोल जाता है हवा की वजह से, लेकिन टूटता नहीं है। लेकिन एक समय के बाद जब यहाँ पे बनेगा एक हार्मोन एबीए, एब्सिसिक एसिड जब बनेगा तो फिर क्या होगा? अब यहाँ पे कॉलेनकाइमा का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा और इसकी वजह से वो लीफ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्योंकि देखो ना, कॉलेनकाइमा जिंदगी भर थोड़ी ना उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता रहेगा, बिल्कुल नहीं। जब यहाँ पे ये बनना शुरू हो जाएगा ना तो फिर वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे भी नहीं पाएगा। क्लियर है ना? तो इसी की वजह से टूटेगा। तो ये देखो, ये क्या करवा रहा है? इट कॉजेज येलोइंग ऑफ लीफ। नीचे लिखूं? चलो थोड़ा सा चलेगा, तो यहीं पे लिख देता हूं, इट कॉजेज yellowing of leaves and their downward bending। क्या कर रहा है? तो येलो करवा रहा है और साथ साथ उसको नीचे की ओर झुकने पे मजबूर कर रहा है, बेंड बेंड करवा रहा है। क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? मुड़ना, बेंड मीन्स मुड़ना। लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक कौन करेगा? तो इसके अगला हार्मोन, इसके बाद जो आएगा, यानी एब्सिसिक एसिड। क्लियर है ना? चलो ये 2 पॉइंट हो गया, मैं ऊपर का पॉइंट इरेज कर रहा हूं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? तो फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना? ये कॉलेनकाइमा आपको 9th में पढ़ना था। चलो
देखना यहाँ पे अब थर्ड फंक्शन देखोगे, लिखना यहाँ पे इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स। रूट में जो रूट हेयर्स होते हैं उनके फॉर्मेशन को ये क्या करता है, तो प्रमोट करता है। क्लियर है? एक पॉइंट ये भी याद रखोगे आप, रूट हेयर पता है ना, जिससे कि वो वाटर मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर पाता है, ठीक है ना। तो रूट हेयर का जब फॉर्मेशन बढ़ाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तरह से एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो इसे इनडायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता हूँ, इट कॉजेज इंक्रीज इन एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। क्लियर है ना, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, तो चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, फोर्थ पॉइंट लिखना, it helps in breaking of dormancy in certain parts। इसमें स्पेशली देखो तुम्हारा होता है, जैसे लीव्स होते हैं, सॉरी लीव्स नहीं, सीड्स लिखो, सीड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, है ना, ये सब स्पेशली ये दोनों, जनरली चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना है क्या कर रहा है, तो डोरमेंसी, डोरमेंसी याद आ रहा है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, पिछला लेक्चर देखा होगा ना आपने, नहीं देखा है तो जरूर देखोगे। देखो डोरमेंसी याद करो, इसका मतलब कि कोई भी इनएक्टिव स्टेट में चला गया है, ठीक है ना, तो उसी को ब्रेक करता है कौन, तो मतलब कौन, तो इथाइलिन। कौन सा हार्मोन पढ़ रहे हैं हम लोग, इथाइलिन का फंक्शन पढ़ रहा है। तो खास करके किसकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तो सीड की और बर्ड की। क्लियर है ना, कि सर्टेन कंडीशन में ये क्या हो गया है, डोरमेंट कंडीशन में चले गए, डोरमेंसी कंडीशन में चले गए, लेकिन जब जरूरत है तो उसको फिर ब्रेक किया जाता है। क्लियर है ना, यानी उसको फिर जो सो रहा है ना उसे जगाया जाता है। और देखो एक लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, इसे जरूर याद रखना, इट कॉजेज फीमेलनेस इन प्लांट्स लाइक cucumber, पपाया, etc। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंपॉर्टेंट भी है, समझोगे इसे। देखो इसका मतलब समझोगे ध्यान से, फीमेलनेस तो समझ रहे होगे ना, फीमेल कैरेक्टर को बढ़ावा देना यहाँ पे एक तरीके से है। क्लियर है ना, कि फीमेल बनाना। अब देखो कुछ प्लांट्स तो तुम्हें पता है ना, कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, कहीं कहीं यूनिसेक्सुअल भी तो होते हैं ना। यानी यूनिसेक्सुअल मतलब कि ऐसे समझ लो कि उसका मेल प्लांट कहीं और है और फीमेल प्लांट कहीं और है। उसी में से दो एग्जांपल मैंने लिखा है, ककम्बर और पपाया। ककम्बर का मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, याद रखना। अगर आपको अजीब सा लग रहा हो तो यही सच्चाई है, इसका मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। जबकि मेल प्लांट में जो ककम्बर है ना वो नहीं लगता है। अजीब लग रहा है ना, सच्चाई तो यही है भाई। पपाया में भी सेम कंडीशन है। पपाया में आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, या नहीं किया होगा तो कभी घर वालों से पूछ के देखना, उन्होंने जरूर ऑब्जर्व किया होगा। कुछ कुछ ऐसे पपाया होते हैं ना जो जिंदगी में कभी उसमें पपाया लगता ही नहीं है, बस नाम का पेड़ है। सो दैट इज मेल पपाया प्लांट। अरे समझ में, वो क्या है, तो पपाया का ही प्लांट है लेकिन मेल प्लांट है, तो उसमें पपाया लगता ही नहीं है, यानी फ्रूट नहीं लगता है। वो लगेगा कहाँ, तो फीमेल प्लांट में। क्लियर हो रहा है ना। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, तार का पेड़ देखा होगा ना, उसमें भी मेल फीमेल होते हैं अलग अलग। क्लियर है। बाकी सब तो मोस्टली में क्या होता है कि सेम ही होते हैं, मतलब एक ही में बाइसेक्सुअल होते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन इधर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। अब देखो यहाँ पे समझना कि फीमेल कैरेक्टर को बढ़ाने से फायदा क्या होगा। ये तो बढ़ा रहा है ना, चलो ठीक है मान लेते हैं कि ये फीमेल कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। दैट मीन्स देखो ऐसे हुआ, हम लोगों ने अगर ककम्बर का सीड लगाया अपने खेत में, ठीक है, ऐसे समझोगे, हम लोगों ने इतने बड़े खेत में ककम्बर का ढेर सारा इस तरीके से सीड लगा दिया। अब इसमें से अगर 50% मेल हो जाए और 50% फीमेल हो जाए, ठीक है ना, अरे समझ में, तो फिर मेल वाले तो हमारे किसी काम का है नहीं, और 50% क्यों होना है भाई, ठीक है। अब इसी में तुम समझो ऐसे अगर रहता, 5% सिर्फ मेल रहता और 95% फीमेल रहता, तो ये 5% जो मेल है ऑलरेडी पॉलिनेशन के लिए एनफ है। समझो ये जरूरी भी है, 5% तो एटलीस्ट जरूरी है, ये तो मैं कम से कम लेके चल रहा हूं, ठीक है ना।
तो ये जरूरी भी है और पॉलिनेशन के लिए इतना काफी है इतनों के लिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से पपाया का भी केस है। अगर मान लो मैंने पपाया का खेती किया, वहां पे प्लांट लगाया पपाया का, उसमें से आधा पपाया मेल और आधा फीमेल बन गए हैं, तो मुझे मेल पपाया का करना क्या है, आ रहा है समझ में। वहां पे अगर एक दो भी मेल पपाया होता ना, तो उस पूरे फीमेल पपाया को पॉलिनेट तो कर ही देता। क्लियर है ना, क्योंकि एक प्लांट में क्या एक ही पॉलिनेट निकलते हैं नहीं ना, वो तो पता ही है आपको, मिलियंस में होते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन तो हो ही जाएगा वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक दो तो रहने ही चाहिए ना उस पूरे फील्ड में। तो यही करता क्या है, तो जो इथाइलिन है, हमारा इथाइलिन पढ़ रहा है ना, वो क्या करता है, फीमेल कैरेक्टर को बढ़ावा देता है, यानी इट कॉजेज फीमेलनेस। क्लियर है ना, इन प्लांट्स, किसमें, तो लाइक ककम्बर, पपाया और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल आप याद रखोगे। मेरे ख्याल से आपको ये फीमेलनेस वाला कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा इथाइलिन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट हार्मोन को भी देखते हैं अभी, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा ही कंप्लीट करना है आज, ठीक है। आज इसे खत्म करते हैं, कल से हम लोग ना एनिमल पे चलेंगे। प्लांट का यहाँ पे सब कुछ खत्म। प्लांट का देखो 7 लेक्चर हो गया ना, ये 8वां हो जाएगा ना, जो भी है 7-8, तो 7-8 लेक्चर में प्लांट का पूरा ही कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया हमारा लगभग। और कल नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे क्या, तो एनिमल वाला देखेंगे, है ना। चलो, तो लास्ट हमारा जो बच गया वो क्या है, तो एब्सिसिक एसिड। देखना यहाँ पे। हाँ, तो हमारा यहाँ पे क्या, इथाइलिन खत्म हो गया। अब क्या देखने जा रहे हैं, तो एब्सिसिक एसिड, और ये हमारा क्या है, तो लास्ट हार्मोन है। तो हेडिंग डाल दोगे एब्सिसिक, क्या स्पेलिंग, एक मिनट, एब्सिसिक एसिड, या इसी को तुम चाहो तो लिख सकते हो ABA। क्लियर है ना। अब इसी को हमें समझना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, एब्सिसिक एसिड ये हमारा लास्ट हार्मोन है, और ये भी क्या है, तो ग्रोथ को क्या करने वाला है, तो रोकने वाला है ना, इनहिबिट करने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोल रहे हैं, या स्ट्रेस हार्मोन भी बोल रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये प्लांट को ना एडवर्स कंडीशन से बचाता है। लाइक जैसे कि वाटर स्ट्रेस हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया। समझ रहे हो ना, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो समझो। जैसे कि कोई भी प्लांट को क्या है ना, कि एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही वो सरवाइव करेगा। इवन हम लोग को भी एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सरवाइव कर पाते हैं। क्लियर है ना। तो वैसे ही प्लांट में भी सेम है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो सरवाइव कर रहा है। अब अगर वो रेंज से बहुत ज्यादा या बहुत कम हो रहा है, सो दिस इज ए स्ट्रेस कंडीशन, उसके लिए ये एक स्ट्रेस का कंडीशन है, इसे टेम्परेचर स्ट्रेस बोलेंगे। वाटर का भी सेम कंडीशन है, वाटर लॉगिंग समझते हो ना, वाटर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो गया लंबे समय के लिए, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग, एंड दिस इज ए वाटर स्ट्रेस कंडीशन। यहाँ पे क्या हो रहा था, वाटर की स्ट्रेस है। तो इन सारे कंडीशंस में ना प्लांट को ये सेव करता है। क्लियर है ना। तो लिखोगे इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना, लिखोगे इट इज द स्ट्रेस हार्मोन in plants because it protects the plants from adverse conditions. So लिखो adverse conditions like water stress, टेम्परेचर स्ट्रेस, इट इज। आ रहा समझ में। क्लियर है ना। ये सभी क्या करेगा, वाटर स्ट्रेस और भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस कंडीशन में ये प्लांट को क्या करेगा, तो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। कैसे करेगा अभी देखेंगे थोड़ी देर में। क्लियर है ना। तो ये समझ में आया तुम्हें कि इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें,
नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। देखो इसी में समझना, इसी का समझ लो एक तरह से आंसर है कि क्या करता है, इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस, द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ये क्या कर रहा है, प्लांट में जो टॉलरेंस समझते हो ना कि सहन शक्ति, क्लियर है ना, तो ये एक तरह से सहन शक्ति को बढ़ा रहा है, क्लियर है ना। अब देखो जैसे समझ लो कैसे करता है, तो इसमें अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि मान लो कि वाटर की कमी हो गई, यानी कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब अगर प्लांट अपना नॉर्मल मैकेनिज्म करता रहे, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करता रहे, नॉर्मल ट्रांसपिरेशन करता रहे, तो फिर एक तो पानी की कमी है और नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, वहां वाटर का लॉस भी हो रहा है, क्लियर है ना। तो इसमें क्या होगा, जो भी पानी बचा खुचा है वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है और प्लांट भी बहुत जल्द मरने वाला है। आ रहा है समझ में। अब देखो एबीए यहाँ पे क्या काम करेगा, एबीए क्या करेगा कि उस कंडीशन में, उस स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होगा और क्या करेगा ना कि एस्ट्रोमेटा को क्लोज करवा देगा। लो आ रहा है समझ में, लीफ में जो स्टोमेटा है उसमें से मोस्टली स्टोमेटा को क्या करवा दिया, क्लोज, सारे को भी नहीं, क्योंकि अभी प्रोसेस भी तो चलना है ना, फोटोसिंथेसिस चलेगा स्लोली, पहले जैसा नहीं। ट्रांसपिरेशन को तो रोक दिया ना उसने, जो फालतू का जो वाटर लॉस हो रहा था स्टोमेटा के थ्रू वो तो रुक गया। अब क्या हो रहा है, जो भी पानी बचा खुचा है प्लांट के पास, अब वो कम दिन नहीं, थोड़ा तो ज्यादा दिन चलेगा ना। आ रहा है समझ में। तो स्ट्रेस कंडीशन में उसके लाइफ को थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी उस प्लांट में टॉलरेंस पावर को क्या कर दिया उसने, प्रमोट कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अब अगर देखो टाइम मिल गया ना प्लांट को, उस बीच में फिर से अगर पानी मिल जाता है तो उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अगर नहीं मिलता है भाई तो फिर तो मरना ही है, लेकिन एटलीस्ट उसने 2-3 दिन तो बढ़ाया ना उसका लाइफ, या जो भी है, केस समझ रहे हो ना आप। तो इसने क्या किया कि उसके टॉलरेंस पावर को एक तरह से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब शायद क्लियर हो गया होगा ये दोनों पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन को। किसको देखने वाले हैं, तो फंक्शंस को। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है ना, फंक्शंस हमें बिल्कुल ही याद रखना है। तो इसमें देखो सबसे पहला फंक्शन समझोगे कि हम लोगों ने जीए पढ़ा था ना, याद है आपको, जीए, जिबरलिक एसिड, यानी कि जिबरलिन्स, याद आ रहा है, GA1 GA2 GA3, क्लियर हो रहा है ना। तो जो जीए पढ़ा था ना, इसका एंटागोनिस्ट ठीक है तुम्हारा ए बी है, क्लियर है। तो लिख लेना सबसे पहला पॉइंट में कि इट हैज एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, ब्रैकेट में लिख लेना मेनली जीए, यानी जिबरलिक एसिड। तो जीए का क्या है, इस यहाँ पे एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी जीए जो काम कर रहा है ना, ये उसको ये उसका उल्टा करेगा। एंटागोनिस्टिक का तो यही मतलब होता है, ठीक है। आगे लिखना है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिखना है यहाँ पे, इट प्रमोट्स एब्सिशन। देखो यहाँ एक नया वर्ड आ गया, नहीं इसे मैं अभी समझा रहा हूं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एटीसी। यहाँ देखो एक नया वर्ड आ गया है एब्सिशन, इसे समझना जरूरी है, ठीक है ना। देखो एब्सिसिक एसिड से के जैसा ही एब्सिशन लग रहा होगा, नहीं, इसका मेन प्रॉपर्टी है ये एब्सिशन। याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने इथाइलिन पढ़ा था, इथाइलिन ने एजिंग करवाया ना, सेनेसेंस, एजिंग करवाया, लीफ का डाउनवर्ड बेंडिंग भी करवाया, लेकिन लीफ को उसने तोड़ा क्या, नहीं ना। एब्सिशन का मतलब ही होता है टूटना। एब्सिशन का मतलब अगर मैं लिखूं ना, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, नेचुरल फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इट इज,
नेचुरली जो गिरता है ना वो प्लांट से पक के या फिर खराब होके, या जो भी बोलो तुम, लीफ वगैरह क्या होते हैं जब येलो हो जाता है तो गिर जाता है ना एक फाइनल एज के बाद। सो इसी को बोलते हैं एब्सिशन। एब्सिशन कौन करवाता है? तो एबीए करवाता है। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पे? फ्रूट फॉर्मे फ्लावरिंग लिखो पहले तो। फ्लावरिंग जो कि जिब्बरलिंस करवा रहा था ये उसको रोक रहा है। फ्लावरिंग, आगे लिखो फ्रूट फॉर्मेशन। क्लियर है ना? आगे लिखो बर्ड फॉर्मेशन। इट इज, यानी देख रहा हो ये ग्रोथ को क्या करना चाह रहा है? रोकना चाह रहा है। आ रहा समझ में? ये ग्रोथ को क्या करना चाह रहा है? तो रोकना चाह रहा है। एक लास्ट पॉइंट लिख लेना, ड्यूरिंग ड्रॉट। ड्रॉट समझते हो ना, जब पानी की कमी हो जाती है, सुखाड़। ड्यूरिंग ड्रॉट इट कॉजेज क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। क्लियर है ना? ड्रॉट कंडीशन में ये एस्टोमेटा को क्लोज करवाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? तो देख लो ना, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है ना? आगे क्या लिख लोगे? टू चेक द वाटर लॉस। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। तो इतना ही था पढ़ना हमें एब्सिसिक एसिड में। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड भी समाप्त हुआ हमारा, यानी यहाँ पे ओवरऑल हमारा प्लांट हार्मोन क्लियर हो गया। यानी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट जो हम पढ़ रहे थे, देखो एक बार ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन हमने शुरू कैसे किया प्लांट का, कि प्लांट में भाई नर्वस सिस्टम नहीं है, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद हमने देखा था कि प्लांट को जो भी स्टिमुलस आ रहा है उस पर रिस्पॉन्स करना है, तो बेसिकली रिस्पॉन्स ना वो मूवमेंट के थ्रू शो कर रहा था। तो फिर हमने क्या देखा? मूवमेंट्स इन प्लांट, जिसमें ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट देखा। एक मूवमेंट वो था जो कि मतलब क्या था कि रिस्पॉन्स जो था वो स्टिमुलस पे डिपेंड कर रहा था उसका डायरेक्शन, लेकिन एक में क्या था? नहीं डिपेंड कर रहा था। वो दोनों हमने देख लिया डिटेल में, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। उसके बाद हमने नेस्टीज भी देखा था। क्लियर है ना? सबका मैकेनिज्म समझा। फिर फाइनली हमने प्लांट में जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो कि उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अल्टर कर रहा है, किसी न किसी तरीके से ग्रोथ को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, जो भी चीज है, उन सब चीजों को हमने देखा और यहाँ पे फाइनली उसे भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ तक तुम्हारा क्या है कि इस चैप्टर को अगर 3 भाग में बांटते हो, देखो प्लांट का केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि न्यूरल तो है ही नहीं, दूसरा एनिमल का केमिकल कोऑर्डिनेशन, और तीसरा एनिमल का न्यूरल कोऑर्डिनेशन। तो अगर 3 पार्ट में बांटते हो ना, तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे आज एंड किया। क्लियर है ना? और कल से हम क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो से दूसरे पार्ट में इंटर करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्लियर है ना? केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेसिकली ज्यादा कुछ फालतू है नहीं हमें पढ़ना, ठीक है ना? वहां पे बेसिकली जो भी हार्मोन्स आएंगे, उसका फंक्शन आएगा, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से, ये सब चीजों को चलो ये तो हम आगे डिस्कस कर देंगे ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है ना? चलो फिर ठीक है, बाय।